स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट 3 हमारी चल रही है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसका ये लास्ट लेक्चर है। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है कि विंडो एयर कंडीशनिंग कैसे काम करती है। देखिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग क्या है, या पूछ लेगा आपसे कि विंडो एयर कंडीशनिंग की वर्किंग क्या है और वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है। वो कोई इसी क्वेश्चन में अटैच करके पूछ सकता है, ठीक है। नहीं तो दो क्वेश्चन बनते हैं इससे कि विंडो एयर कंडीशनिंग और वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या है, ठीक है, या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा। हो सकता है दोनों में मिल जाए, तो इन्हें तो आप अच्छे से पढ़ लें। वैसे तो छोटी सी यूनिट है, अगर आप 4-5 घंटे के लिए भी बैठ जाएंगे ना तो ये पूरी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। 6 ही लेक्चर हैं, लगभग 5 घंटे में कवर हो रहे हैं, तो ज़्यादा लेंथी यूनिट नहीं है। ये स्कोरिंग यूनिट है, इसे आप अच्छे से कर लें। सेकेंड यूनिट जो मैंने आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल की पढ़ाई थी वो भी लगभग 5 या 6 घंटे में कवर हो रही है, उसे भी कवर कर सकते हैं आप। तो स्कोरिंग अच्छे नंबर लाने के लिए आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। तो आज के लिए जो टॉपिक है हमारा वो है विंडो एयर कंडीशनिंग। आज का जो टॉपिक है विंडो एयर कंडीशनर, ठीक है। नहीं, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि भाई सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये मान के चलें कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो लगभग 15 से 20 जुलाई के बीच में स्टार्ट होंगे। लगभग जो है अप्रोक्सीमेट ये मान के चलें कि 15 से 20 जुलाई के बीच में स्टार्ट होंगे, और आप ये मान के चलें कि 10 जुलाई तक हम आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी करा देंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर हैं वो सब भी हम आपको करा देंगे इसमें, ठीक है। नहीं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम पे वीडियो डेली मिलती रहेंगी। आप डेली अपना जितने भी वीडियो हैं इन सबको कवर करते रहें, नोट्स बनाते रहें और मेहनत से पढ़ते रहें। तो टॉपिक पर चलते हैं बच्चों, विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। विंडो एयर कंडीशनर आपने देखा होगा, 2 तरह के एसी होते हैं, एक विंडो एसी, एक स्प्लिट एसी, ठीक है। नहीं तो विंडो एयर कंडीशनर वही होता है जो विंडो में लगा रहता है। उसी की असेंबली कैसे रहती है वो मैं सब आपको समझाऊंगा। देखिए, तो देखिए, एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस कंफर्टेबल कूलिंग और हीटिंग कंडीशन ऑफ एन एयर विद इन ए क्लोज स्पेस। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो क्या है, वो असेंबली है किसकी, असेंबली ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट एंड पार्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस कंफर्टेबल कूलिंग और हीटिंग। वो डिफरेंट कंपोनेंट की या पार्ट की असेंबली है जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कूलिंग को या हीटिंग को, ठीक है। नहीं, जरूरी नहीं कि आपको कूलिंग ही करनी हो। अगर मान लिया विंटर का मौसम है तो आपको उसमें हीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो वो कूलिंग भी कर सकता है, हीटिंग भी कर सकता है विद इन ए क्लोज स्पेस। जो आपका एक स्पेस क्लोज है, आपने देखा होगा जब एसी चलाते हैं तो कमरे के दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं, क्योंकि वरना एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो उसे इफेक्ट डालती है उस पर, ठीक है ना। तो एक क्लोज स्पेस का जो चैम्बर होता है उसके टेम्परेचर को या उसकी कंडीशन को कूलिंग या हीटिंग करती है ये विंडो एयर कंडीशन, ठीक है। तो द क्लोज एयर चैम्बर मे बी ए लिविंग रूम, ए कॉन्फ्रेंस सेमिनार हॉल और एन ऑडिटोरियम थिएटर एटसेट्रा। जो आपका क्लोज चैम्बर है वो लिविंग रूम भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी हो सकता है, सेमिनार हॉल भी हो सकता है, ऑडिटोरियम हो सकता है, थिएटर हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्लोज चैम्बर कुछ भी रहेगा आपका। अब देखिए, विंडो एयर कंडीशन मेंटेन कंफर्ट कंडीशन इन द रेंज। जो विंडो एयर कंडीशन है वो कंफर्ट कंडीशन को कैसे मेंटेन करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि टेम्परेचर की। आपका जो क्लोज स्पेस है वो उसके टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक मेंटेन करके रखेगा। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो ह्यूमिडिटी है आपकी रिलेटिव कमरे के अंदर की, उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 40 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच मेंटेन करके रखेगा। और जो आपकी एयर वेलोसिटी है, जो एयर का मोशन हो रहा है, वो आपको 5 मीटर पर मिनट से 8 मीटर पर मिनट के बीच में मेंटेन करके रखेगा। तभी जाके आपकी विंडो एयर कंडीशनर जो है वो कंफर्ट जोन को क्रिएट करेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ एयर प्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डस्ट स्मेल एंड नॉइस इज ऑल्सो बी इंश्योर्ड फॉर द कंडीशनड स्पेस। और इसी के साथ साथ
आपकी जो प्योरिटी होगी एयर की, वो भी ज़रूरी है कि वो बिल्कुल प्योर एयर हो, उसमें किसी तरह की डर्ट ना हो, डस्ट ना हो, स्मेल ना हो किसी तरह की, उससे आवाज़ ज़्यादा ना आए। ऐसा ना हो कि जैसे पंखा चलता है आवाज़ करता है, एसी में इस तरह की आवाज़ ना हो, तभी जाके आपको अच्छी कंडीशन स्पेस में मिल पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ विंडो एसी कंडीशनर, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो देखिए एन विंडो एयर कंडीशनर इज नॉर्मली स्पेसिफाइड द फॉलोइंग पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं विंडो एयर कंडीशनर के। सबसे पहले आती है कैपेसिटी। आप जब एसी खरीदते हैं तो सबसे पहले ही देखते हैं भी 1 टन का खरीदें या 1.5 टन का खरीदें, ठीक है नहीं। तो नॉर्मली जो एसी यूज करते हैं हम 1.5 टन का यूज करते हैं, ठीक है। 1.5 टन का, टन का मतलब होता है यूनिट होती है उसकी, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बताती है कि वो एसी कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो पहला जो पैरामीटर है वो कैपेसिटी है। आपका 1 टन का एसी भी मार्केट में आता है, 1.5 टन का भी आता है, 2 टन का भी आता है। तो तीनों तरह का आपको एसी मिल सकता है, 2 टन से ज़्यादा के भी मिल जाएंगे, 5 टन तक के मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। लेकिन नॉर्मली यही चलते हैं 1, 1.5 और 2 टन का। ओवरऑल डायमेंशन जो एसी की होती है वो कैसे मेजर करते हैं हम, वो मेजर करते हैं लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ से। उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट तीनों को मेजर करते हैं और तीनों की मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वहाँ से उसके निकल जाती है ओवरऑल डायमेंशन, ठीक है। पावर सप्लाई जो एसी को देनी पड़ती है वो होती है आपकी, एसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई नहीं देते क्या जो है एसी को। वोल्टेज जो रहती है वो 220 से 240 वोल्टेज रहेगी तो अच्छे से काम करेगा एसी आपका। और जो हर्ट्ज होगा, जो करंट होगी, उसकी जो हर्ट्ज होगी वो कितनी होंगी, 50 होगी, ठीक है। और जो कंट्रोल करेंगे वो आप साइड से भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं। जो कंट्रोल होगा आपका, आपने देखोगे एसी में रिमोट भी होते हैं, बिना रिमोट के भी होते हैं, तो दोनों तरीके से आपसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे आपके विंडो एयर कंडीशन के जो स्पेसिफिकेशन है। अब बात करते हैं कंपोनेंट की। देखिए इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसके कंपोनेंट वही होते हैं जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं। चारों कंपोनेंट वही रहते हैं। इन चारों कंपोनेंट के बारे में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वाले लेक्चर में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो इसमें आप वही लिख देंगे जो मैंने उसमें लिखवाया था। देखिए चार कंडीशन कंपोनेंट क्या होंगे, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर। चारों वही हैं। चारों कंपोनेंट के बारे में आप वहीं से पढ़कर लिख सकते हैं जो मैंने आपको वहाँ पर समझाए थे, ठीक है ना। तो बार बार एक चीज़ को बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वही कंडीशन आप चारों के चारों जो आपने पढ़े होंगे वही इसमें आप लिख देंगे, ठीक है नहीं। 4 कंपोनेंट बताए, इवेपोरेटर, कंप्रेशन, एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर। अब देखिए एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगा विंडो एसी का, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि विंडो एसी कैसे काम करती है। देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको इधर से नज़र आ रहा है, ये वाला इतना पोर्शन कमरे के अंदर रहता है। ये यहाँ से कटा हुआ है, ये हमने उसके जिससे कि आपको अंदर के पार्ट दिख जाए, ठीक है ना, ये इसलिए काट रखा है यहाँ से। अब ये वाला पोर्शन अंदर की ओर रहता है। अब इस वाले पोर्शन में ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला ऊपर का, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन क्या है। देखिए ये इसके अंदर एक ब्लोवर लगा हुआ है, ये वाला, ये इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ब्लोवर लगा हुआ है। ये ब्लोवर क्या कर रहा है, ये ब्लोवर जब चलेगा तो ये ब्लोवर कमरे की हवा को इस पोर्शन से, ऊपर वाले पोर्शन से क्या करेगा, अंदर खींचेगा। ऊपर वाले पोर्शन से उस हवा को अंदर खींचेगा। देखिए से लिखा हुआ है इनलेट एयर, इस वाले पोर्शन को लिखा हमने इनलेट एयर। तो जब ये ब्लोवर चलेगा तो ये कमरे की हवा को अंदर खींचेगा। अब जब ये कमरे की हवा को जब अंदर खींचेगा, तो जब कमरे की हवा अंदर जाएगी तो ये बीच में ये इवेपोरेटर लगा हुआ है, ये वाला, ये लगा हुआ है इवेपोरेटर। तो आपकी हवा इवेपोरेटर से कॉन्टैक्ट होकर तब अंदर जाएगी। अब इवेपोरेटर का टेम्परेचर कितना है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर है लगभग भैया आपका 5 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब वो 5 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड इवेपोरेटर से टकराएगा तो क्या होगा, वो जो एयर एटमॉस्फेयर की, कमरे की जो एयर अंदर गई है, वो अपनी हीट किसे दे देगी, वो अपनी हीट दे देगी किसे, इवेपोरेटर को दे देगी, जो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है लो टेम्परेचर का, उसे दे देगी। और आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या होगा, वो आपका किस में हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। और आपकी हवा जब वो ठंडी हो जाएगी, फिर जो ये आउटलेट एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये जो आउटलेट एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस एरिया से आपकी हवा क्या होगी, दोबारा कमरे में वापस आ जाएगी। अब देखो कमरे के अंदर से गई कैसी हवा, गर्म, और इधर से क्या आई, ठंडी। तो ये है जी एसी का कॉन्सेप्ट। यहाँ से गर्म हवा जाएगी, यहाँ से ठंडी हवा आएगी, और सब बाकी काम आप जानते ही हैं।
कि जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में निकलेगा वो कंप्रेसर में पहुँचेगा, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करेगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, उसके पीछे बढ़ाएगा टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाएगा, फिर वो यहाँ से कंडेंसर में जाएगी। यहाँ पीछे बैक साइड में कंडेंसर लगा हुआ होगा पूरी की पूरी लाइन में, ठीक है नहीं। वो कंडेंसर के थ्रू जब जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर फैन देखो, ये कंडेंसर की तरफ फैन लगा हुआ है, ये फैन की एयर कहाँ जाएगी, कंडेंसर पे अटैक करेगी। जब ये कंडेंसर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या होगा, जो कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है नहीं, और जो ये फैन आपकी एयर जो कॉन्टैक्ट में आ रही है उसका टेम्परेचर कम है। तो जो एयर है वो कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो एयर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। आपने देखोगे जो एसी के अंदर गर्म हवा होती है ये वही होती है, पंखे से जो हवा आती है वो रेफ्रिजरेंट के कॉन्टैक्ट में आकर रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो गर्म हवा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और जब आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट इस एयर को दे देता है तो यहाँ से वेपर फॉर्म का जो लिक्विड है, वेपर फॉर्म का जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट से। फिर जब वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा फिर वो चला जाएगा किस में, एक्सपेंशन वाल्व में चला जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू उसका प्रेशर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा और फिर से वो इवेपोरेटर में आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये होता है देखो जी एसी का काम, ठीक है। सारे कौन से कंपोनेंट वही हैं जो इसमें लगे हुए थे फ्रीज में, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से कमरे की हवा को सक करेगा ऊपर वाले पोर्शन से, नीचे वाले से बाहर दोबारा से, फिर उसी में ही ये रिटर्न हो जाएगी एयर आपकी। तो देखिए वर्किंग को समझते हैं इसकी, किसकी वर्किंग क्या है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम नजर आ रहा होगा आपको, ये जो एरिया है इधर वाला, ये जो इधर वाला एरिया है ये रूम का एरिया है इधर वाला, ठीक है। ये आपका बंद स्पेस है और ये जो आपको इधर एरिया दिख रहा है ये आपका एटमॉस्फेयर है इधर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक पार्टीशन वाल है बीच में, इस पार्टीशन वाल में बीच में एक मोटर लगी हुई है। इस मोटर में एक पंखा जो ब्लोवर था वो इधर लगा हुआ है कमरे की साइड और एक पंखा ये कंडेंसर की साइड लगा है। यानी एक पंखा इधर इवेपोरेटर के पास लगा हुआ है, एक पंखा इधर जो है फैन को कंडेंसर के पास लगा हुआ है, ठीक है नहीं। ये दो चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, मैंने भी आपको समझाया था। अब देखिए कंसिडर दैट ए रूम इज मेंटेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कंसिडर क्या कर लिया कि मुझे रूम को मेंटेन करना है किस पर, मुझे रूम को मेंटेन करना है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। हमें रूम को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेंटेन करना है, ये हमने मान लिया। कितने पे भी कर सकते हैं, 15 डिग्री 16 डिग्री, वैसे 16 डिग्री एसी का टेम्परेचर करते हैं तब जाकर रूम का टेम्परेचर 20-22 डिग्री होता है, ठीक है नहीं। तो 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में कर सकते हैं, जो हमारा कंफर्टेबल जोन है, जो हमारा टेम्परेचर सही रहता है वो 20 से 25 ही रहता है। तो हमने 25 मान लिया कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर हमें मेंटेन करना है। तो इन द एयर कंडीशनर द सक्शन एयर फ्रॉम द रूम बाय ए फैन एंड इज मेड टू पास ओवर ए कूलिंग कोइल सरफेस विच इज मेंटेन एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने क्या कहा कि जो इवेपोरेटर है आपका, इवेपोरेटर जो यहाँ पर ये लगा हुआ है इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो लगभग 10 डिग्री का फ्लो हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एयर को सक करेगा, यहाँ से एयर जाएगी इसमें, ठीक है नहीं। और जब एयर इसके अंदर जाएगी, ब्लोवर जब इसे सक करेगा तो ये इवेपोरेटर से होकर जाएगी। जब ये इवेपोरेटर से होकर जाएगी तो क्या होगा, ये अपनी हीट इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसे दे देगी और यहाँ से आपकी जो एयर है ये आगे देखो रूम एयर टू रूम, सप्लाई एयर टू रूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ से ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर आपकी वापस आ जाएगी, जैसे मैंने भी आपको डायग्राम में बताया था वही इसने बताया है। देखो आफ्टर पासिंग ओवर द कोइल द एयर इज कोल्ड फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एंटर इन द रूम। जब आपकी जो एयर है वो इन इवेपोरेटर कोइल से पास होगी तो उसका टेम्परेचर, जो रूम की जो एयर थी जो सक किया था उसका टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर दोबारा से रूम में एंटर कर जाएगी, ठीक है नहीं। नाउ रूम एयर पिकअप द रूम हीट एंड एयर इज अगेन रिटर्न टू द कूलिंग हीट। अब जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर जो कमरे में आई है, अब कमरे में 15 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर आई और जो पहले से ही जो कमरे का टेम्परेचर है वो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर दोबारा से रूम की एयर को पिक करेगी, रूम की जो हीट होगी उसे पिक करेगी और दोबारा से कहाँ चली जाएगी, दोबारा से वो फिर से एसी के अंदर चली जाएगी, फिर ठंडी होगी फिर ऐसे रूम के अंदर आएगी। तो यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए नाउ इन द कूलिंग कोइल
ए लिक्विड working substance called a refrigerant such as monochloro-difluoromethane, also called Freon 22 or R22, enter at a low pressure and temperature 5 degrees centigrade in evaporator and absorb is latent heat vaporization from the room air. ठीक है नहीं। अब जब आपकी रूम एयर अंदर गई, ठीक है नहीं, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो आपका इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर के अंदर एक लिक्विड वर्किंग सब्सटेंस जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जिसका नाम है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, जिसे फ्रीओन 22 या R22 भी कहते हैं। वो क्या करेगा, वो लो प्रेशर और टेम्परेचर पर इवेपोरेटर के अंदर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर घूम रहा होगा, ठीक है नहीं। वो क्या करेगा, एब्जॉर्बिंग इट्स लेटेंट हीट वेपोराइजेशन फ्रॉम द रूम एयर, वो रूम एयर की जो हीट होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जो रूम एयर उसके अंदर गई है ब्लोवर के थ्रू, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और आफ्टर इवेपोरेशन द रेफ्रिजरेंट बिकम वेपर, और जब आपका रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एयर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो अपने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इतना काम देखो हुआ, इतना काम होने के बाद आपका क्या हुआ, अब आपका जो लिक्विड है, देखिए सबसे पहले तो ये था यहाँ पर, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड आपका कहाँ चला गया, आपका इवेपोरेटर में चला गया यहाँ पर, ठीक है नहीं। इवेपोरेटर में जाने के बाद क्या हुआ, इसने जो एयर की जो हीट थी उसे पिक किया, और यहाँ पर ये लिक्विड था, यहाँ पर ये वेपर हो गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ से जब ये निकला तो ये हो गया, देखिए लो प्रेशर वेपर एट 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर इसका क्या था, प्रेशर भी लो था, टेम्परेचर भी लो था, टेम्परेचर था 5 से 10 डिग्री के बीच। अब प्रेशर तो एज इट इज रहा, लिक्विड बन गया वेपर, और टेम्परेचर हो गया 10 से 20 डिग्री, ठीक है नहीं। अब ये इवेपोरेटर से यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा जी कंप्रेसर में, यहाँ से कहाँ जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, नाउ द रेफ्रिजरेंट वेपर एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कमिंग फ्रॉम द इवेपोरेटर एंटर द कंप्रेसर थ्रू सक्शन लाइन। ये सक्शन लाइन होती है जिस लाइन के थ्रू आपका जो कंप्रेसर जो ये लगा हुआ है, ये इसे सक करेगा, इसे लिक्विड जो आपकी वेपर है रेफ्रिजरेंट की है, जो आपका ये आपका कंप्रेसर है, ये मोटर लगा हुआ है इसमें, ये मोटर के थ्रू इसके अंदर सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट मूव करता रहता है, ठीक है। तो देखिए द रेफ्रिजरेंट वेपर आर कंप्रेस एंड देयर अकर एन इंक्रीज बोथ इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या होगा, अब आपका जो कंप्रेसर होगा वो कंप्रेस करेगा किसे, इसके क्या नाम जैसे रेफ्रिजरेंट को, और जब रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा तो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, और प्रेशर के साथ साथ कंप्रेस करने से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो नाउ दीज वेपर आर एंटर इन द कंडेंसर थ्रू डिस्चार्ज लाइन। अब उसका जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा तो वही जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन कहते हैं जिससे आपके कंप्रेसर से बाहर निकल जाएगा। कंप्रेसर ये है आपका कंप्रेसर, ये तो सक्शन लाइन थी इधर जो इनटेक था, जो आउटलेट है जहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट निकल रहा है कंप्रेसर से, उसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन से जब रेफ्रिजरेंट निकलेगा तब उसका प्रेशर हाई रहेगा, हाई प्रेशर वेपर रहेगी, वेपर ही, कंप्रेसर चेंज नहीं करेगा, कंप्रेसर स्टेट तो वही रखेगा लेकिन प्रेशर को हाई कर देगा और टेम्परेचर भी हाई कर देगा। यहाँ पर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर भी आपका हाई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जब आप यहाँ पर आ गए और आपका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो हाई है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर, अब क्या होगा देखिए वो कंडेंसर में एंटर करेगी। कहाँ एंटर करेगी, कंडेंसर में। ये कंडेंसर है जी आपका, यहाँ कंडेंसर में एंटर करेगी। जब कंडेंसर में एंटर कर रही है तो वो वेपर फॉर्म में, किसमें, वेपर फॉर्म में। अब कंडेंसर में जब वो एंटर कर रही है तो यहाँ पंखा लगा हुआ है, देखिए ये जो फैन लगा हुआ है ये लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा दे रहा है। मान लिया बाहर का टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर का 45 डिग्री है तो ये पंखा भी 45 डिग्री की हवा देगा, ठीक है नहीं। तो देखिए इन द कंडेंसर द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक एयर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर इज सर्कुलेटेड बाई ए फैन। गर्मियों में आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर होगा उसमें लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा गर्मियों में पंखा देगा, ठीक है नहीं। तो नाउ वेपर कंडेंस आफ्टर रिजेक्टेड देयर हीट टू द एटमॉस्फेरिक एयर, नाउ वेपर फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ क्या होगा भाई, ये तो 45 डिग्री की हवा दे रहा है, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसका टेम्परेचर होगा लगभग 65-70 डिग्री। कितना होगा,
65 से 70 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से हाई टेम्परेचर का आ रहा है। जब ये हाई टेम्परेचर का लिक्विड आपका इसके अंदर से जाएगा, ये तो 65 से 70 डिग्री है, और यहाँ से हवा जो कॉन्टैक्ट में आ रही है कंडेंसर की वो 45 डिग्री की है। तो इस 45 डिग्री की एयर जो होगी, ये 45 डिग्री की एयर इस कंडेंसर के अंदर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से बाहर निकल जाएगी एयर, और एयर का टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद यहाँ से जब आपका रेफ्रिजरेंट निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? कंडेंसर से, तो ये वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने लेटेंट हीट के इक्वल हीट को रिजेक्ट कर दिया और उस हीट को दे दिया एटमॉस्फेरिक एयर को, ठीक है नहीं। अब जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से आएगा, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होगा इसका प्रेशर तो सेम रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, इधर भी हाई था इधर भी हाई था, कंडेंसर में एंट्री करने से पहले भी हाई हुआ इधर भी हाई हुआ, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा इसका डाउन हो जाएगा, इधर 70 था तो इधर 60 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें इसके टेम्परेचर को भी लो करना है, प्रेशर को भी लो करना है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर को लो करने के लिए वो क्या करेगा? वो उसे इस एक्सपेंशन वाल्व में भेजेगा। अब देखिए एक्सपेंशन वाल्व की बात करते हैं। देखिए, द एयर इज लेट आउट इनटू द इन्वायरमेंट एट ए टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड। वही मैंने बताया था कि जो एयर होगी आपकी वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। नाउ द हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंटर टू द कैपिलरी ट्यूब। अब जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है वो इस एक्सपेंशन वाल्व में एंटर करेगा, ठीक है नहीं। और द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड इज रिड्यूस टू द लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो लिक्विड है ये यहाँ आके किस में रिड्यूस हो जाएगा? ये रिड्यूस हो जाएगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में, और इसका टेम्परेचर हो जाएगा लगभग 5 से 10 डिग्री। यानी अब ये तैयार है इवेपोरेटर में जाने के लिए। अब ये इवेपोरेटर में चला जाएगा और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। देखो, नाउ लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एंटर टू द इवेपोरेटर एंड द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। हम इवेपोरेटर से ही चले थे और इवेपोरेटर में ही आगे हमारी साइकिल पूरी हो गई, ठीक है नहीं। तो दिस साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज रिपीट अगेन एंड अगेन। यानी ये जो पूरी साइकिल यहाँ से यहाँ तक जो मैंने साइकिल लगाई है, ये साइकिल मैंने क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो लिक्विड था रेफ्रिजरेंट था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया था, इस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो यह है। यहाँ पर इसका टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री हो गया था, इसके टेम्परेचर को भी 5 से 10 डिग्री करना है, ठीक है नहीं। तो इस दोनों को ये पूरा प्रोसीजर मैंने इसीलिए लगाया है कि वेपर लिक्विड में चेंज हो जाए और इसका टेम्परेचर और कम हो जाए, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है ये इसीलिए लगाया गया है। अब देखिए, ए पार्टीशन वाल्व सेपरेट द हाई टेम्परेचर साइड ऑफ द कंडेंसर फ्रॉम द लो टेम्परेचर साइड ऑफ द इवेपोरेटर। इसके बीच में जो पार्टीशन वाल्व लगाई है ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन लो टेम्परेचर साइड है और इधर वाला पोर्शन हाई टेम्परेचर साइड है। तो इधर से कोई एयर लीकेज ना हो, इसके लिए हम पार्टीशन वाल्व लगाते हैं, जिससे कि आपका एसी स्मूथली काम कर सके। अगर इस पार्टीशन वाल्व में कहीं से भी लीकेज होगी तो आपका एसी सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लार्ज एयर कंडीशन प्लांट इज ऑल्सो द सेम। आप कितनी भी बड़ी एसी लगा लो, आप बड़ी बड़ी 10 टन की एसी लगा लो, 20 टन की एसी लगा लो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा। बस जो है क्या होगा, एक्सेप्ट दैट द कंडेंसर इज वाटर कूल्ड और ऑन द प्लेस ऑफ एयर कूल्ड। यहाँ पर जो हम ये एयर कूल्ड जो कंडेंसर लगा रहे हैं, जो हम हवा से ठंडे कर रहे हैं, उस केस में हम इसे हवा से ठंडा ना करके पानी से ठंडा करेंगे। ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर के ऊपर हम क्या करेंगे, पानी की बौछार करेंगे, एक पानी का फव्वारा लगाएंगे, वो पानी का फव्वारा इसकी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है नहीं। तो जैसे आपने आइस प्लांट देखे होंगे बड़े बड़े, वहाँ पर जो कंडेंसर यूज होता है वो एयर कंडेंसर यूज ना करके हम वहाँ पर वाटर कंडेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये फुल डायग्राम है इसका, ये मैंने आपको इसके बारे में समझा भी दिया आपको, ठीक है, कि ये इवेपोरेटर है, ये कंप्रेसर है, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है, ये बीच में फैन लगा हुआ है, एक कंडेंसर की और इवेपोरेटर की और बीच में ये पार्टीशन वाल्व है, ठीक है नहीं। इसके बारे में आप अच्छे समझ गए होंगे। तो ये डायग्राम जरूर बनाना है एग्जाम में, तभी जाके नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो गई, 3rd यूनिट। अब हम मिलेंगे 4th यूनिट में। 4th यूनिट है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें भी लगभग ये मान के चलें कि 4th यूनिट में 10 से 12 लेक्चर रहेंगे।
10 लेक्चर तो रहेंगे ही रहेंगे 4th यूनिट में जो है, जो मुझे लगता है। अभी हम शुरू करेंगे उसमें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। तब तक आप ये तीनों यूनिट अपनी पूरी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें भाई, कमेंट जरूर करें, बताएं मेरा वीडियो कैसी लगी है आपको, ठीक है नहीं, समझ में भी आ रही है नहीं आ रही है, ये भी तो जरूरी है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।